हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मानव में श्वसन की क्रिया विधि के अंतर्गत बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। श्वासोच्छ्वास क्या होता है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि क्या होती है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा। बाह्य श्वसन जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, और नंबर 2 है आंतरिक श्वसन या फिर खुश्की श्वसन जिसे हम इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ब्लड या फिर अन्य सर्कुलेटरी मीडियम यानी कि जो हमारे शरीर में रुधिर होता है उसके या फिर उसके अलावा जो सर्कुलेटरी मीडियम होता है उसके और वातावरण या फिर सराउंडिंग वाटर यानी कि जल, जो हमारे शरीर में रुधिर होता है और जो वातावरण होता है उसके बीच में अगर गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो हमारा कहलाता है बाह्य श्वसन। ठीक है, रुधिर और बाहरी वातावरण के मध्य गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को हम बाह्य श्वसन या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। जबकि ब्लड, ठीक है, और एक्टिव सेल्स के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों वो होता है 78%। नाइट्रोजन 78% होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो होता है 21%। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी मात्रा होती है 0.04%। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन की यानी कि 78% और उसके बाद होता है ऑक्सीजन जिसकी मात्रा होती है 21%। तो इससे स्पष्ट है कि जो वायुमंडलीय हवा होती है उसमें 21% ऑक्सीजन होता है जो समुद्र सतह पर आंशिक दबाव 159 mmHg का उत्पन्न करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है और कितने चरणों में ये पूरा होती है, कितने भागों में ये पूरा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो बाह्य श्वसन होता है उसके लिए सभी कशेरुकी जंतुओं में जैसे कि सरीसृपी, पक्षी एवं स्तनधारी या फिर हम मनुष्य जो हैं वो सभी कशेरुकी जंतु हैं। ठीक है, कशेरुकी जंतु को पहचानने का तरीका है कि ऐसे जंतु जिसमें कशेरुक दंड पाए जाते हैं वे जंतु कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, तो सभी कशेरुकी जंतु में बाह्य श्वसनांग पाए जाते हैं, जैसे कि मेढक में श्वसन के लिए बाह्य श्वसनांग त्वचा होता है, मछलियों में श्वसन के लिए बाह्य श्वसनांग गलफड़े होते हैं और मनुष्य में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। तो ये सभी बाह्य श्वसनांग होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा श्वास नली होता है, नाक होता है, ठीक है, ये सभी सहायक श्वसन अंग का काम करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाने तक का कार्य करते हैं। अब दोस्तों हम बाह्य श्वसन में नंबर 1 पर बात करेंगे श्वासोच्छ्वास जिसे हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं, और इसकी क्रिया विधि को भी हम देखेंगे कि ये जो ब्रीदिंग होता है वो कितने चरण में पूरा होता है, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, इसके बारे में हम भी बात करेंगे। तो दोस्तों जो श्वासोच्छ्वास होता है, ब्रीदिंग होता है, वो श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करके अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, अब एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 16 बार श्वासोच्छ्वास की क्रिया करता है। यानी कि जो एक सामान्य मनुष्य होता है वो 1 मिनट में 16 बार सांस को लेता है और बाहर की ओर छोड़ता है, और जो नवजात शिशु होते हैं वो 16 बार से अधिक, यानी कि उसमें जो श्वासोच्छ्वास की दर होती है 1 मिनट में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि। जो दोस्तों श्वासोच्छ्वास की क्रिया विधि होती है वो 2 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 है अंतः श्वसन जिसे हम इंस्पायरेशन और ब्रीदिंग एयर इनटू द लंग्स। इसका मतलब है कि जो अंतः श्वसन होता है उसमें बाहरी वातावरण से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में भरता है। नंबर 2 दूसरा चरण जो है वो है निःश्वसन। तो निःश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन और एक्सपेलिंग आउट एयर फ्रॉम द लंग्स।
इसका मतलब है कि जो हमारा लंग्स होता है वहाँ से अशुद्ध वायु बाह्य वातावरण में निकलता है हमारे श्वसनांगों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1 हम पहले चरण की बात करते हैं, अंतः श्वसन क्या होता है। तो दोस्तों, जो अंतः श्वसन होता है, इस क्रिया में शुद्ध वायु श्वसनांगों द्वारा फेफड़े में पहुंचती है। अब हमारा श्वसनांग कौन सा है उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा श्वसनांग होता है वो है सहायक श्वसन अंग, जिसके द्वारा ऑक्सीजन हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में पहुंचता है। तो हमारा श्वसन अंग का सहायक श्वसन अंग सबसे पहला है, वो हमारा है नॉस्ट्रिल, जिसे हम नाक कहते हैं। दोस्तों, नाक से और मुंह से जो ऑक्सीजन होता है, वायु होता है, वो हमारे श्वास नाल यानी कि इस श्वास नाल में आती है। उसके बाद ये जो श्वास नाल होती है वो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है और दोनों फेफड़ों में चली जाती है। दोनों फेफड़ों में जाने के बाद ये छोटे छोटे ब्रांकियोल्स के द्वारा यानी कि शाखा युक्त बढ़ जाती है, जिसे ब्रांकियोल्स कहते हैं, और उसके द्वारा ये फेफड़ों में खुल जाती है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है बाहरी वातावरण से अंदर आता है और जो हमारा डायाफ्राम होता है वो फैल जाता है, ठीक है, और हमारी छाती फूल जाती है। तो दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन होता है ये शरीर में यानी कि लंग्स में भर जाता है। ये रही डायग्राम। अब चलते हैं थियरी की ओर। अभी तक हमने बात की है कि जो अंतःश्वसन की क्रिया होती है उसमें वायु श्वसनांगों के द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है। तो इस प्रक्रिया में जो डायाफ्राम होता है वो आंतरिक अंतरापुरुषक पेशियां संकुचित हो जाती है, ठीक है, एवं डायाफ्राम समतल हो जाता है। जैसा कि हमने अभी आपको नीचे चित्र में दिखाया, डायाफ्राम हमारा कुछ इस स्थिति में रहता है और जो अंतःश्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें डायाफ्राम हमारा समतल हो जाता है, ठीक है, तथा छाती फूल जाती है, जिसके फलस्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। हमारे जो डायाफ्राम फैलता है और छाती फूल जाती है तो उसके दौरान जो वक्ष गुहा का आयतन होता है वो बढ़ जाता है और फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है। अंतःश्वसन श्वसन रंध्रों, कंठ द्वार, श्वास नलिका में होते हुए फेफड़ों में भर जाती है, ठीक है। ये रही हमारी अंतःश्वसन की जो प्रक्रिया होती है पूरी हुई। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पर, निःश्वसन, ठीक है। निःश्वसन क्या होती है दोस्तों? जो निःश्वसन होता है उसे हम एक्सपायरेशन या फिर एक्सपेलिंग आउट एयर फ्रॉम लंग्स, यानी कि जो हवा होती है वो हमारे फेफड़ों से बाहर निकलेगी। तो इस प्रक्रिया में वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसमें बाह्य अंतरापुरुषक पेशियां तथा डायाफ्राम शिथिल से पसलियां और डायाफ्राम अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। यानी कि जो हमारी पेशियां थी वो जो संकुचित हुई थी यानी कि सिकुड़ी हुई थी, और जो डायाफ्राम समतल हुआ था वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, ठीक है। जितनी भी पेशियां थी वो अंतःश्वसन में सिकुड़ गई थी, जिससे कारण वक्ष गुहा का जो आयतन था वो बढ़ गया था। लेकिन जो निःश्वसन होता है उसमें जो पेशियां सिकुड़ी थी और जो डायाफ्राम समतल हुआ था वो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जिससे हमारा वक्ष गुहा का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है तथा फेफड़ों पर जो दबाव होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन अंतःश्वसन में फेफड़ों पर दबाव कम हो गया था और निःश्वसन में फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाएगा और जो अशुद्ध वायु होगा वो नासा मार्ग और वायु नाल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। चलिए एक बार फिर से चित्र में देख लीजिए दोस्तों, ये 2 चित्र है, ये एक स्टेप फर्स्ट, ठीक है। पहला चित्र है स्टेप फर्स्ट और दूसरा है स्टेप सेकंड। दोस्तों, हमने पहले चित्र में बात किया अंतःश्वसन, यानी कि जो श्वसन होता है ऑक्सीजन होता है वो अंदर की ओर आता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। दोस्तों, श्वास के बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, फेफड़ों में गैसीय विनिमय। जो हमारा फेफड़ा होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। फेफड़ों में गैसीय विनिमय सामान्य विसरण द्वारा होता है, फ्यूजन के द्वारा होता है। वायु कोष्ठ में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन रुधिर में कोशिकाओं में तथा रुधिर कोशिकाओं से नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठ से विसरित हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है।
आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय। और नंबर 3 पर हम बात करेंगे ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में। फेफड़े में ऑक्सीजन विनिमय के दौरान विसरित ऑक्सीजन रुधिर में उपस्थित श्वसन वर्णक यानी कि हीमोग्लोबिन, जो हमारा श्वसन वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, रुधिर में घुला होता है, जिससे ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन पर हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुका दिया है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के हीमोग्लोबिन को देख सकते हैं। होता है और जो हीमोग्लोबिन उसके बीच के साथ लगातार अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाती है, जिसका संपूर्ण शरीर में परिवहन होता है। के मध्य गैसों के आदान प्रदान। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।